अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अनवीलिंग स्टार में आप सबको खुश आमदीद। आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट माशाल्लाह जाने पहचाने और अपना एक नाम, अपना एक मकाम रखते हैं। मैं अगर उनका तारुफ कराने बैठूं तो मेरे तकरीबन कोई 40 मिनट्स तो इसी में निकल जाएंगे कि किस किस चीज़ में उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, क्या क्या माशाल्लाह उनकी फील्ड्स है। चाहे हम HR को ले लें, अगर हम मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिहाज से अगर हम देखें, अगर हम मैनेजमेंट के लिहाज से देखें, अगर हम हायरिंग के लिहाज से देखें, किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एंगल पे माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड हैं उस्मान यूसुफ भट्ट साहब। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं और उनकी मुलाकात कराते हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस शॉर्ट टाइम के अंदर जितना मैक्सिमम हम लर्न कर सकें उनसे, और प्लस उनसे जान भी सकें कि दिखने में माशाल्लाह वैसे ही जवान है और वैसे भी जवान है, तो इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर उन्होंने कैसे ये सारी चीज़ें अचीव कर ली, ये हमारे लिए ज़्यादा जानना ज़रूरी है, ताकि आप सब व्यूअर्स भी उसी लिहाज से आप लोगों की भी मोटिवेशन हो सके और मोटिवेट हो सकें और प्लस लर्न कर सकें, और आप भी उसी तरह से उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर सकें, इंक्लूड मी। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए खुश आमदीद और बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। प्लेजर। अच्छा उस्मान भाई, जिस तरह से आपकी माशाल्लाह एक प्रोफाइल है और मुख्तलिफ शौक़ रखते हैं और शौक़ भी तकरीबन आपने सारे पूरे किए हैं। जी जी। चाहे वो सिंगिंग का हो, चाहे वो पियानो का हो, चाहे वो मैनेजमेंट के लिहाज से हो, चाहे वो HR के लिहाज से हो, और उसमें स्टडी के लिहाज से हो या माइंड साइंस के लिहाज से हो, किसी भी लिहाज से हो जी। तो ये सब, लेकिन आज व्यूअर्स के लिए जो है आप डेफिनेटली आज हमारे आप स्टार हैं और आपकी एक नकाब कशाई अनवीलिंग के लिहाज से होनी है। आप बताएंगे ज़रूर कि ये सब आपने कैसे अचीव कर लिया। देखें, अचीव कर लिया या अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये तो एक बात अलग है, लेकिन ये तो एक बड़ा पन्ना है हाँ, आपका। वो तो वही मौला अली का कॉल है ना कि जी माँ की गोद से कब्र की लय तक हमेशा सीखना ही सीखना बस है ना। वही है। मैं आई प्रेफर टू बी हम्बल, डेफिनेटली। और जो भी छोटा स्टेप मिले, बड़ा स्टेप मिले, मैं मालिक का शुक्र अदा करना पसंद करता हूँ। बेशक बेशक। मालिक से बात भी अलग होती है, झगड़ा भी होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमेशा शुक्र, द डे क्लोजेस बाय being thankful to God Almighty for all He gave me। देखिए, मुझे बहुत जल्दी रियलाइजेशन हो गई थी कि आई हैव सम मल्टी टैलेंट्स माशाल्लाह। और आजकल की ऑर्गेनाइजेशन में लोग मल्टीटास्किंग लोग को पसंद भी करते हैं जी, इंस्टेड के वन ट्रैक माइंड। बिल्कुल तो ऐसे ही। मेरे अंदर रियलाइजेशन थी इस बात की, प्लस अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ नेचुरल कॉन्फिडेंस। मैं शुरू से स्कूल्स में प्रीफेक्ट होता था, टीचर्स मुझे प्रेफर करते थे जिम्मेदारी के मामले में, तो आई हैड दैट थिंग। फिर अच्छी ग्रूमिंग हो गई, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से BCom कर लिया फर्स्ट डिवीज़न में, IBA से MBA कर लिया और फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गए। उस दौरान पता चला कि हमारे अंदर फ़नून लतीफ़ी का भी टैलेंट है। तो वालिद साहब ने एक उस्ताद रख लिए जिन्होंने हमें बाकायदा मौसीकी सिखाई, और उस ज़माने के उस्ताद होते थे। आजकल के उस्ताद की तरह नहीं कि भाई टाइम पूरा हो गया, 1 मिनट ऊपर हो गया मैं जा रहा हूँ। वो आपको बाकायदा आपके रूहानी बाप की तरह। बेशक ऐसे। तो आई वॉज वेरी लकी, मास्टर गुलाम जिलानी साहब और मास्टर फजल वो मुझे मिल गए। फिर डॉक्टर नरगिस, डॉक्टर नाजिर और डॉक्टर उमर, इनके साथ माइंड साइंसेस में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। माशाल्लाह। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी रुझान था, तो बहुत सारी चीज़ें चलती गई साथ साथ, और कॉर्पोरेट जॉब तो चलती गई अपनी तरफ से। अच्छा, ये एजुकेशन के साथ साथ चल रहा था या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जॉब के साथ? प्रैक्टिकल लाइफ में म्यूज़िक तो प्रैक्टिकल लाइफ से पहले एजुकेशन के टाइम, और बाकी चीज़ें जो थी ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आने के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड पैरेलल चल रही थी। माशाल्लाह। उस्मान भाई, मैं आपकी बात को जो है सेकंड करना चाहूँगा। जब हम स्कूल के अंदर या जब एजुकेशन हमारी हो रही होती थी तो उस वक्त के टीचर्स जो थे वो टीचर्स कोई कोचिंग का निज़ाम सिस्टम नहीं होता था। वो जेन्युइन टीचर्स थे। ठीक है, वो टीचर कहते थे कि जी ठीक है, आपकी छुट्टी का टाइम हो गया, छुट्टी के बाद आप लोग बैठेंगे, हम आप लोगों को पढ़ाएंगे उस सबक को दोबारा, जिसमें जो वीक है उसके बिल्कुल ऐसा होता था, मुझे याद है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी कि मैं या इस टाइम पे अवेलेबल हूँ, किसी को कोई भी क्वेरी है क्लासरूम रिलेटेड आप आ सकते हो विदाउट एनी फी। जी। और आजकल जो है बाकायदा वही प्राइवेट अगर स्कूल हैं तो उन्हीं स्कूल के अंदर उसी को कोचिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसकी फीस अलग से चार्ज। एवरीथिंग इज कमर्शियल, एवरीथिंग सिवाय सांस लेने के पानी भी बिकता है, आपको पता है। हो सकता है कल को सांस भी बिकने लग जाए। ऐसे ही है बाकी तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें सबसे बेहतर फील्ड को आपने कौन सा पाया, जिस तरह से मल्टी टैलेंटेड थे? जी
देखिए, मैं अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बॉम्बे वगैरह में होता तो आई वुड हैव प्रेफर टू बी अ प्लेबैक सिंगर और अ म्यूजिक डायरेक्टर। लेकिन हमारे चूंकि इस तरह का कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। बिल्कुल सही। तो मैंने बैंकिंग से शुरू किया, और बैंकिंग में शुरू में बिजनेस साइड से शुरू किया, ब्रांच बैंकिंग और कंज्यूमर बैंकिंग। फिर समहाउ मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आ गया। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आई एम अ गॉड गिफ्टेड ट्रेनर। पब्लिक स्पीकिंग मेरे लिए बड़ी आसान है, नेचुरल है मेरे लिए। बिल्कुल सही। और वैसे भी वो स्टेज पे परफॉर्म तो वैसे ही करता था। तो देखिए, ट्रेनिंग भी परफॉर्मिंग आर्ट है, लोगों को आपने इंगेज रखना है, तो वही एक नेचुरल चीज़ आती गई। और मुझे फिर मेरे जो उस्ताद थे मिस्टर मुर्तज़ा रिजवी साहब, जो उस वक्त एमसीबी के ट्रेनिंग हेड थे, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया कि यू स्टे बैक। और ही वाज द वन हु सॉर्ट ऑफ हाथ पकड़ के उन्होंने कराना। तो आज भी मुझे याद है, मैं तो अपने उस्ताद को बहुत वैल्यू करता हूँ। माशाल्लाह, वो गुरु थे, मेरे मेंटोर्स थे, और यही सक्सेस की वजह है। जी, ये मैं अपने उस्तादों को कभी नहीं भूल सकता। और औरों से भी मैंने सीखा जी, बल्कि मैं ऑन एयर नाम भी उनके ले लेता हूँ जिनसे मैंने सीखा। मैं जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड में था तो अमजद करीम साहब थे, बहुत गाइड करते थे। उसके बाद में जब अस्करी बैंक आ गया तो मेरे बॉस थे शाहिद इकबाल साहब, मोहम्मद आसिफ साहब। तो ये फिर एक और एमसीबी में मेरे बॉस थे सईद हबीब साहब। तो यू लर्नड अ लॉट फ्रॉम दीज पीपल, और उन सब से मिला के फिर आपने अपना एक यूनिक स्टाइल बना लिया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, नो डाउट। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। माइंड साइंसेस की तरफ जाना हुआ, उसमें आपने अपनी जो क्लासेस शुरू करी, क्या टेलीपैथी रिलेटेड? एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के मैंने वर्कशॉप्स वगैरह की। फिर रेकी हीलिंग भी मैंने सीखी, और मेडिटेशन हम लोग डॉक्टर नरगिस के यहाँ कोई 8-10 साल हम वीकली मेडिटेशन करते थे। तो इससे आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। और आजकल मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो मेरी ट्रेनिंग है उसमें ये सारी टूल्स मैं डालता हूँ। तो मेरा सबसे इन डिमांड कोर्स भी वही है, क्योंकि स्ट्रेस इस वक्त जो है वबा है, वो की तरह फैला हुआ है। हर दूसरा बंदा स्ट्रेस जी, तो सबसे पहले कहते हैं उस्मान भाई बाकी चीजें छोड़ें, पहले स्ट्रेस वाला कोर्स रिलीज कैसे करना। अच्छा, वैसे आज व्यूअर्स को बता ही दें कि स्ट्रेस रिलीजिंग के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ अगर आप इसको थोड़ा सा इसकी अगर उसकी जड़ पे जाना, आप क्या चाहते हैं, मैं जड़ वाली बात बताऊं या सिम्टम वाली बात बताऊं? देखें, जो व्यूअर्स सुनना चाहते हैं वो आपको भी पता है। देखिए, मैं व्यूअर्स से सुनना चाहते हैं कि कोई टेक्निक्स बता दें, डेफिनेटली। लेकिन मेरी नज़र में स्ट्रेस का सबसे बड़ा राज या सबसे बड़ा वजह ये है कि आपकी कोई लाइफ में गोल्स ही नहीं है। ठीक है जी, वो तो बाद में जो चीज़ें होती हैं ना, वो तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। अब मैं जब ट्रेनिंग कराता हूँ, लोग कहते हैं कि जी हमें, पहला सवाल होता है, मैंने कहा जी साल शुरू हो गया बेटा, या मुझे बताएं आप में से कितने लोगों ने इस साल के लिए अपने कोई गोल्स बनाए हैं। आप यकीन कीजिए लेस देन 5%। तो यानी कि आप एक डायरेक्शनलेस लाइफ चल रहे हो, जहाँ लाइफ आपको ले गई आप उस तरफ चले गए, तो स्ट्रेस तो आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, एग्जाइटी भी होगी। जब आपके गोल्स होंगे, अच्छा, फिर एक दो लोग ने बड़ी अच्छी बात की, सर हम डरते हैं गोल्स बनाने से कि अगर नहीं अचीव कर पाए तो मतलब आई लाइक दैट क्वेश्चन। मैंने कहा यार, एटलीस्ट यू विल नॉट हैव द रिग्रेट कि मैंने कोई एफर्ट ही नहीं की। इंस्टेड यू लिव अ लाइफ एंड एट 60 यू टर्न बैक एंड से मैंने तो यार कुछ किया ही नहीं, इस फियर से कि मैं फेल हो जाता। वो कहते हैं ना कि जी कुछ ना करके पछताने से बेहतर है कुछ करके बंदा पछता ले। हाँ वो ज्यादा पहला स्टेप है कि आपके गोल्स क्या है। मेजॉरिटी हमारे नेशन का तो कोई गोल ही नहीं है। अगर आप पूछें डायरेक्शन, वो ब्लेम करते हैं जी महंगाई ने हमें प्रिवेंट कर दिया, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी से प्रिवेंट कर दिया गोल बनाने से। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका गोल क्या है? जब आपका गोल बनेगा और जब कागज़ पे लिखोगे, जब कहीं चिपकाओगे और बार बार उसको रोज देखोगे, तो वो तुम्हें पिंच करेगा कि भाई मुझे अचीव करो, मुझे अचीव स्टार्ट हो जाएगी ना, आपकी खुद स्ट्रगलिंग होगी ऑटोमेटिक। फिर अब माइंड फ्री होगा ही नहीं। आप फिर एक जब इंसान के पास स्ट्रगलिंग हो, कोई राह हो, कोई उम्मीद हो, कोई किरण नजर आ रही हो, तो फिर बंदा उसकी तरफ दौड़ता है। लोग, अच्छा, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है सर, सारे गोल्स हमारे इधर हैं। तो हम माइंड साइंस में कहते हैं कि व्हाट गेट्स रिटन गेट्स डन। जो चीज लिख ली आती है, आप खुद बिजनेसमैन हैं, एज ISO जी, आइए आपने जो गोल आपने बनाया आपने कहीं लिख लिया उसको। मेरे गोल्स तो मेरी ड्रेसिंग टेबल पे लगे हुए हैं। मैं जब भी सुबह तैयार होता हूँ सामने नजर आते हैं कि उस्मान, ये तुमने करना है। बिल्कुल सही बात है। तो यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। ये तो चीजें आती रहेंगी जी हाँ। और आप में अगर माइंड सेशन में बताते हैं कि जब गोल आपने देख लिया तो आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों अलाइंड हो जाएंगे, गोल अचीव हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आपके रास्ते खुद बनेंगे, उससे रिलेटेड लोग आपको खुद आके मिलेंगे जो आपको वन स्टेप क्लोजर लेके जाएंगे। इंसान कोशिश तो करे ना। जब गोल होगा तो कोशिश भी करेगा, जब कोशिश करेगा तो फिर रास्ते खुद ब खुद अल्लाह ताला हम ये चीज़ें 25 साल से कर रहे थे, हमारे टीचर से सिखाई थी। उस जमाने में भी लोग कहते थे
यार कोई आपको कोई मेंटल बीमारी है जो आप इस तरह की चीज़ ये उस ज़माने का दौर था। और आज हर बंदा NLP बता दो जी, ये हर बंदा जो है मेडिटेशन बता दो। बिल्कुल सही बात है। तो हम तो उस दौर के कर रहे हैं जब लोग समझते थे कि कोई आपको कोई मसला है, कोई साइकोलॉजिकल मसला आ रहा है। वो असल में दौर कुछ और था, लेकिन अब इतना फास्ट दौर चल रहा है। लेकिन ये जो जनरेशन अब चेंज हुई है, जिस तरह से वक्त चेंज हुआ है, वक्त बदला है, यंग जनरेशन जो हमारी चल रही है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ हर्टिंग फील होती है, शायद आपको भी होती हो। जी, मेरे अपने बच्चे भी इसमें हैं। मैं एक तो टाइम मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस जनरेशन में, और मोबाइल्स ने इवन हम लोगों को भी काफ़ी हद तक टाइम मैनेजमेंट से डिस्ट्रैक्ट कर दिए। लेकिन ये जो जनरेशन है ये इनको लाइफ में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, कितना वक्त स्टडीज़ पे देना चाहिए, कितना वक्त सोशल मीडिया पे, वो दे गेट लॉस्ट। मैं पढ़ाता भी हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, पहले भी पढ़ाता था, और फिर पेपर से पहले वो फ्रीक आउट हो जाते हैं कि सर 5 पेपर हैं, अब हम क्या करें, हमें बस शॉर्टकट बता दें, समरी बता दें जिससे हम पास हो जाएं। तो ऐसा थोड़ी होता है ना, नहीं पॉसिबल। तो शॉर्टकट्स, ये जनरेशन जो जेन ज़ी जिसको हम कह रहे हैं, मेरे हिसाब से चूँकि अब सारी चीज़ें अवेलेबल है मोबाइल पे ना, तो इनके जहन में एक चीज़ बैठ गई है कि वी आर ओवर स्मार्ट, हमें गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई गाइड ना करे, हमें कोई कोच ना करे, हम खुद कर लेंगे। क्या इसका भी हम कसूरवार गूगल को ठहराएं? देखिए अब अच्छा, दे डोंट वांट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस जब उनको गाइड करना चाहते हैं तो चिढ़ते हैं, और बाद में देन दे गोइंग इन सर्कल्स। क्योंकि मैं तो मेरी तो जो कंपनी है, हम जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं जी। तो मैंने तो एज अ पॉलिसी जो जेन ज़ी बिल्कुल ही यूथ है उसको साथ हायरिंग छोड़ दी है। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो आप ज़रूर पता है ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्टलिस्ट करके दे रहे हैं, अगर वो बच्चे ही अपीयर नहीं होते, गायब हो गए, तो उनके कैजुअल एटीट्यूड की वजह से एज अ पॉलिसी मैंने थोड़े से 20-22 एंड अबव को किया। क्यों नॉन सीरियस, आखिर क्या वजह? देखें, आपकी तो चूँकि फील्ड माइंड सेंसेस के लिहाज से, माइंड रीडिंग के लिहाज से, बाकी चीज़ों में NLP वगैरह, तो उसमें तो आपकी जजमेंट मेरे से ज़्यादा अच्छी होगी। जी कि उस लिहाज से कि नॉन सीरियस एटीट्यूड क्यों है? लोग कहते हैं कि जी हम जॉबलेस हैं, हम नीडी हैं, हमें जॉब चाहिए, जब मिलती है तो उसके ऊपर अभी मैंने आपको जैसे ऑडियो सुनाई कि एक बंदा नीडी था और जब जॉब मिली तो वो जॉब पे जाते हुए भी घबरा रहा है कि पता नहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो देखिए बात सारी ये कि हम जब अब मार्केट में आए थे तो हमें ये कहा था कि जी आपने जॉब करनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है और इस टर्म्स पे करनी है। बिल्कुल सही। अब लोग चाहते हैं कि जी हमें जॉब करनी है लेकिन हमें अपने तरीके से करनी है, या तो कुछ हाइब्रिड जॉब हो कि 2 दिन में घर से करूँ, 3 दिन उधर जाऊँ, और मेरे घर से कितना दूर है, छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं जो हम कभी भी नहीं सोचते नहीं थे। मतलब बिल्कुल माइक्रो लेवल पे इतना पेट्रोल लग रहा है, ये है वो है। अच्छा, मैंने कहा यार तुम अभी कर क्या रहे हो? घर बैठा हूँ। तो मैंने कहा ये ज्वाइन तो करो, साल प्रूफ करके दिखाओ, समथिंग इज बेटर, तो फिर तुम नेक्स्ट लेवल पे जंप करोगे। बिल्कुल सही। नहीं, वो भी नहीं करना। तो दूसरा फिर एक और वजह ये है कि ऑनलाइन ऑप्शंस ऑफ अर्निंग बहुत ज़्यादा आ गए हैं जी। मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन है, शॉपिफाई है, गूगल है, आपके मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर का मैं सुन रहा था, उसने कहा कि ये जो ऑनलाइन और बाकी चीज़ों का जो स्टार्ट हुआ है, आप लोग क्या समझते हो कि इसमें आप लोग कॉम्पिटेंट हो और आप बीट कर सकते हो अपने उन ओल्ड जो आपके पेरेंट्स या जो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, कभी भी नहीं कर सकते। उनको पता है कब बिजनेस बैठेगा तो उसको वापस कैसे अप करना है, वो कर सकेंगे। तुम लोग बैठ गए तो दोबारा उठ नहीं सकोगे। तो बेसिकली आप सही कह रहे हैं, चाहते हैं कि जॉब भी हो जाए साथ में ऑनलाइन भी चले। तो हम हमेशा कहते हैं कि यार दो कश्ती में सवार आप नहीं हो सकते, यू विल फॉल ऑन योर फेस। तो फिर जॉब छोड़ देते हैं, फिर कहते नहीं हम ऑनलाइन में आपको ग्रोथ मिलती है लेकिन बहुत टाइम लगता है, कम से कम साल तो कहीं नहीं गया। अब उस साल तक आपकी कोई आमदनी भी नहीं हो रही, फिर आप साल कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए, हम अपनी स्ट्रगलिंग को देखें तो साल तो कुछ भी नहीं है, साल तो यूं जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन इस जनरेशन में वो सब्र ही नहीं है ना। आप साल की बात करें, वो 15 दिन में कहेंगे कमाई नहीं हो रही। उस्मान भाई, ये मैं आपसे जरूर जानूंगा कि इस जनरेशन के अंदर ये चेंजिंग क्यों आई आफ्टर द ब्रेक। एक ब्रेक पे जाना है व्यूअर्स। उस्मान भाई से हमने ये जानना है कि आखिर आजकल की जो हमारी जनरेशन है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एवरीवन, but majority of our young generation. See to all of you after the break. Welcome back.
व्यूअर्स चलते हैं हम उस्मान भाई के पास। जी उस्मान भाई, जो हमारी जनरेशन है आखिर इसमें इस हर चीज़ की जल्दी और प्लस ये चेंज इतना, अगर हम अपनी मेमोरी को रिवाइज करें जब हम उनकी एज में थे या हम चंद साल पहले की बात करें, क्या हम अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे थे? क्या हम अपने उस्ताद के साथ ऐसे होते थे? अगर ऐसा नहीं है तो ये चंद साल में इतना गैप क्यों आ गया? देखिए, इसमें एक थोड़ी सी बात मज़ाहिया हो जाएगी, बट बात बड़ी जेन्युइन है जी। हम जब व्हेन वी वर ऑन द यंगर साइड, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे जो टीचर्स थे, दे यूज्ड टू गिव अस आवर 100% फोकस एंड अटेंशन। डेफिनेटली 100% एग्रीड। आजकल के दौर में वालिदैन हैं, वो भी मोबाइल पे लगे हुए हैं, काम कर लो, खाना खा लो, अच्छा एग्रीड। तो बच्चा भी वही देख रहे, टीचर के पास जा रहे हैं, वो भी लगा हुआ है, हाँ पढ़ लेना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो क्वालिटी अटेंशन उनको मिलनी चाहिए वो इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रही है। बच्चा वैसे ही डिस्ट्रैक्टेड है इससे जी। तो अब एक्चुअली हुआ है कि हमारे पेरेंट्स और हम में गैप रिलेटिवली कम था। वो टाइप राइटर जनरेशन से हम कंप्यूटर पे आए थे जी, ठीक है। अब हम कंप्यूटर से जो ये वाली जनरेशन है, ये तो डिजिटल में आ गई है, तो ये बहुत ज़्यादा गैप आ गया एकदम ना, और हम लोग भी उसमें लग गए हैं, तो हम उसको सॉर्ट ऑफ वी आर लॉस्ट हम लोग। आपकी तरफ से क्या मैसेज आएगा व्यूअर्स को या पेरेंट्स को या जनरेशन को कि वो क्या करेंगे ये गैप खत्म हो सके? देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वो कहते हैं ना कि हमारा काम है तबलीग का, देखते हैं कितने लोग ईमान लाते हैं। देखिए, कुछ लोगों तक भी अगर ये रिकवरी हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मैं तो चूंकि ट्रेनर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मैं तो जहाँ जाता हूँ मेरी ऑब्जर्वेशन एक आम आदमी से 10 गुना ज़्यादा बिल्कुल सही। आप रेस्टोरेंट में जाएं, लोग बैठे हैं यहाँ पे, अब वालिदैन, बच्चे, शायद दादा दादी भी है, हर बंदा अपने मोबाइल पे लगा हुआ है जी। हाँ, आप बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से जी, ठीक है जी। तो मैंने ये रखा हुआ है कि हम जब जाते हैं, मैं और बेगम बच्चे, तो मोबाइल ऑफ। वो आधा घंटे के लिए जो 40 मिनट हम खाना खाएंगे, वी विल टॉक टू ईच अदर। मोबाइल ऑफ, एक का ऑन होगा बस, और वो भी उल्टा पड़ा होगा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बात करें आप, अब खाना भी जो आपका डाइनिंग टेबल होती है, दैट इज द टाइम वेयर द फैमिली कम्युनिकेट्स विद ईच अदर कि भाई तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, वो फैमिली टाइम। उसमें भी आप एक मुंह में सामने, मैं अपने बच्चे की बात करता हूँ, सामने वो फुटबॉल चल रहा है और साथ में खाना खा रहा है, तो वो कैसे बात करेगा? तो ये हमारे एंड पे लगे कि कहीं हमें ना एक बहुत ज़्यादा जीरो टॉलरेंस रूल्स बनाने की ज़रूरत है। आप जैसे मैं एक दफ़ा लास्ट ईयर छोटे बेटे को अपने साथ अयूबिया मरी लेके गया, तो वो कहते हैं मैंने नहीं जाना, वहाँ वाईफाई नहीं होगा। तो मैंने कहा बेटा तुम कुदरत को देखो, यू नो वाटरफॉल्स को देखो, ग्रीनरी को देखो। कहता है आई कैन सी इट ऑन द मोबाइल। मैंने कहा नो, दिस इज वर्चुअल रियलिटी, यू हैव टू सी द रियल वर्ल्ड। दूसरा, वी हैव टू स्टार्ट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। डेफिनेटली हम लोग जो है ना, इसको आप मुझे एक बहुत ही बेसिक बात बताएं, हम में से कितने लोगों ने आसमान को कभी देखा यूं करके? सही बात है, नहीं देखा। मैं तो बड़ा सिंपल कहूंगा कि तारे कब देखें, कब देखें भाई, नहीं देखते, टाइम नहीं है। वैसे तो हमें हुकूमत की तरफ से रोज ही तारे दिख रहे होते हैं जी, कभी पेट्रोल ऊपर जा रहे तो कभी नीचे जा रहे, कभी टाइम नहीं है, कभी किस चीज का रेट शूट है, तारे वो दिन में दिखते हैं, नफ्सा नफ्सी रियल में हमें तारे नहीं दिख रहे। मैं एक दफ़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक लड़का 20 साल का मोटरसाइकिल चलाता हुआ, वो एक हाथ पे बाइक और एक हाथ में मोबाइल, वो आ रहा है। अच्छा बड़ा स्लो आ रहा था, मुझे पता था मुझे हिट करेगा तो ये मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन मैं खड़ा रहा आराम से ना यूँ करके। वो आया मेरी टांग पे आके, उसने टच किया और फिर उसको रियलाइज़ हुआ क्या वो। अच्छा, साथ में एक गार्ड बैठा हुआ था, एक बिल्कुल अनपढ़, कहता है सर मुन्ने दा कसूर नहीं है, सारा कसूर इस इंटरनेट ते मोबाइल दा है। तो मैंने कहा देखो यार ये बात, तो कितने रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, सही बात, कितनी सारी इश्यूज हो जाते हैं। तो मसला सारा है कि वी हैव स्टॉप्ड लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। तो इसको कहीं ना कहीं आपको कट करना पड़ेगा। इसका कोई स्केड्यूल डिजाइन होना चाहिए, या उसका जो पॉजिटिव यूज है, अगर हम पॉजिटिव यूज देखें तो इसका सिर्फ कॉल एट एंड या कोई मैसेज इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। चूंकि हम सोशल मीडिया के अंदर, इसके अंदर घुस के चले गए, और सोशल मीडिया की इतनी ऐप्स आ चुकी हैं कि एक को छोड़े दूसरे को छोड़े। मैंने तो देखें वेरी सिंपल, मुझे तो बिजनेस करना है जी, मैंने तो बहुत सारे ग्रुप्स पे मैं एडेड हूँ, और कुछ मसलेतन या कोई मजबूरन आप एग्जिट भी नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात। मैंने अपने आप को म्यूट रखा हुआ है। बिल्कुल सही। मैंने डाउनलोडिंग को जो है वो अपने हाथ में रखा हुआ है कि मैंने क्या डाउनलोड करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल सही। अच्छा, पहले होता था कि हर वक्त गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, तो आपको बिंग 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 बिंग। मैं एक दिन सिग्नल पे खड़ा हुआ था, इतना इरिटेट हुआ कि यार ये हुआ क्या, तो मैंने सभी में अपने आप को म्यूट कर दिया। सही, ठीक है जी। तो ये हो गया। सेकेंडली, मैंने अपना एक, बल्कि मेरे एक बड़ा अच्छा दोस्त है फैसल शाही, उसके कहने पे मैंने किया है कि भाई उस्मान, ये तुम्हारा बिजनेस टाइम है, सुबह 9 से लेके रात 8,
इसके बाद कोई बिजनेस रिलेटेड कैंडिडेट कॉल करता है, वो नेक्स्ट डे तुमने जवाब देना है उसको। बिल्कुल सही, अदरवाइज तुम तो पागल हो जाओगे। सही बात है। थर्डली, मैं भी सोशल मीडिया पे यूट्यूब बहुत देखता हूँ, तो मैंने सोचा कि यार इंस्टेड के मैं नॉनसेंसिकल 5 सेकंड इसके देख लिए, फिर 5 सेकंड इसके लिए, आई वांट टू स्पेंड टाइम ऑन सम क्वालिटी जहाँ मैं कुछ सीख सकूँ या कुछ मेरी वैल्यू एडिशन हो। तो मैंने ये ऊट पटांग जो चीज़ें आती है, मैंने उनको जहाँ तक हो सकता है स्किप करना शुरू कर दिया। तो अगर मेरे 50 मिनट भी लग रहे हैं तो कुछ सीख के निकले, मतलब ना, तो उस साइट्स पे मैंने जाने लग गया हूँ। बिल्कुल सही। ताकि एट द एंड आई हैव सम लर्निंग। हमारा डोपामाइन बहुत एक्टिव हो जाता है जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं। वो कहता है ये भी देख लो, ये भी देख लो। देखिए हम बैठते हैं सोशल मीडिया पे, यार खाना लगा है 5 मिनट में आ रहे हैं, वो 5 मिनट जो है वो 50 मिनट आपका। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्ट्रेंट शो करना है कॉन्शियसली, कि अब मैं अपने आप को, ये एक वो फाइट है जो हमें अपने साथ खुद करनी है। आप नहीं करेंगे तो ये तो आपको कहाँ ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा सर। अच्छा, ये तो उस्मान भाई वो एक्सरसाइजेज हैं जो कि माइंड साइज के अंदर और उसके अंदर स्टार्ट में कराई जाती हैं। कुछ अर्सा मैंने भी टेलीपैथी वगैरह किया था, तो उसमें ये होता है कि आप अपने आप के साथ फाइट कैसे कर रहे हैं, अपने आप को ऑर्डर कैसे दे रहे हैं, अंदर से एक आवाज़ आ रही है तो उसको दबा कैसे कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपने नफ्स के साथ कैसे लड़ रहे हैं। जी जी, ठीक है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं। जी जी जी, तो वो नफ्स जो है वो कह रहा होता है कि जी एक मूवी और देख लो, एक यूट्यूब का क्लिप एक और देख लो, तो उसमें कहना होता है कि नहीं जी हमने नहीं देखना, नफ्स के साथ, नफ्स को मारना है, अपने आप के साथ लड़ना है। दूसरे लफ्जों में वो चीज़ है। तो क्या इसको हमारी जो जनरेशन है वो इस तरह से कुछ शॉर्टकट, उनको तो शॉर्टकट चाहिए। जी जी, तो वो कुछ कर सकती है इस हवाले से? देखिए मुझे तो नहीं नज़र आ रहा ये, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वो हो गया है कि इवन माइंड सेंसेस भी हमारी फेल हो गई है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं खुद नहीं उसको सही तरह काबू कर पा रहा, तो मैं क्यों, अब मैं कोई मुनाफिक आदमी नहीं हूँ कि दूसरों को नसीहत करूँ। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ इसके साथ। बिल्कुल सही। मैं अपने घर में इन्फोर्स नहीं करा पाया हूँ, तो मैं दूसरों को, लेकिन हाँ शायद मेरी बात से किसी को कोई फायदा हो जाए। बेशक। देखिए इस जनरेशन को जो है ये एक ही तरीके से सीख सकती है, लर्निंग द हार्ड वे। जब झटका पड़ेगा ना, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वालिदैन भी डिस्ट्रैक्टेड हैं, बड़े बहन भाई भी डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो जब झटका पड़ेगा, कोई पेपर रह जाएगा, पेपर में लेट हो जाएंगे, फिर रियलाइज होगा। अदरवाइज हमने क्या किया। मैं सोचा यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ, पेपर पे बच्चे आधा घंटा लेट आ रहे हैं, सर सॉरी वो ट्रैफिक में फंस गए। भाई यार तुम्हारा पेपर था, उसके हिसाब से। आप यकीन कीजिए, मैं जब एक कोर्स कराता हूँ टाइम मैनेजमेंट का या सेल्फ मैनेजमेंट का, तो मैं पार्टिसिपेंट से कहता हूँ हम इस कोर्स में ना, पहला हमारा रूल है कि हम सच बोलेंगे एक दूसरे के साथ, कोई झूठ नहीं बोलेगा। बिल्कुल सही। मैं उनको कहता हूँ आपको लोकेशन पिन मिलती है, आपने भी मुझे भेजी थी जी, और कि बॉस कहता है या परसों इस जगह पे मीटिंग है, ये लोकेशन पिन है और इतने बजे इस टाइम पे। बिल्कुल सही। मैंने कहा आप में से कसम खा के मुझे बताना कितने लोग हैं जो लोकेशन पिन मीटिंग से एक दिन पहले खोल के देखते हैं जी। आप यकीन कीजिए कोई नहीं याद उठाता, हर बंदा कहता है जी। और मैंने कहा आप में से कितने लोग हैं जो सच से बताएं जो घंटा पहले या 2 घंटा पहले खोल के देखते हैं, तो 95% लोग हाथ उठाते हैं एंड टाइम पे। जी। तो मैंने कहा अगर हम एक दिन पहले देख लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम है? सर टाइम नहीं होता। तो मैंने कहा तुम 1 घंटा पहले देख रहे हो कि 1.5 घंटे का फासला है, तो मतलब यहाँ पे फिर लोगों को एक वेकअप कॉल आती है कि यार ये वाकई। सेकेंडली हमारे एटीट्यूड्स बड़े ख़राब हुए हैं। देखें हमारे जहाँ पाकिस्तान में बड़ी एक पोटेंशियल इतना है जी, 250 मिलियन में आपकी 60% आबादी 18 से 23 साल की, इट्स अ यंग कंट्री। 100% एग्री, बिल्कुल। तो पोटेंशियल कितना है देखें, बहुत ज़्यादा। यूरोपियन कंट्रीज तो बुढ़ी हो गई हैं, पॉजिटिव यूज नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में तो 60-70% लोग 60 से ज़्यादा होते हैं, तो ये तो यंग कंट्री है। अच्छा अब हमारा मसला क्या है? बिजली का बिल है, आखिरी दिन पे करना है, स्कूल की फीस है, आखिरी दिन पे करनी है, गैस का बिल है, आखिरी दिन पे करना है, अभी बकरा ईद आएगी, चांद रात को जाके बकरा लेना है। बिल्कुल। तो हर चीज़ को आप लास्ट टाइम पे रख देते हो। इसको मिसमैनेजमेंट मैं कहूँगा। जी जी बिल्कुल 100% मिसमैनेजमेंट कहूँगा। मैनेजमेंट ये नहीं कहती कि आप लास्ट टाइम, मैनेजमेंट तो ये है कि वक्त से पहले आप तैयारी कर लें। फिर देखिए जो महंगाई की बात करते हैं, जब आप आखिरी दिन सब दौड़ के आएंगे तो महंगाई तो वैसे ही बढ़ेगी। रेट तो शूट हो चुका होगा। आप पहले से तैयारी क्यों नहीं करते? जब रेट डाउन था उस वक्त आप सारा मैनेज कर लेते। अच्छा अभी ईद है तो उसमें आपने जहाज की टिकट लेनी है या कोच की टिकट लेनी है या रेलवे की टिकट, वो भी आखिरी दिन लेनी है आके, सब सीट मिले ना मिले, रेट शूट हो, ब्लैक पे लेनी पड़े। सर मेरे इत्तेफाक से काम गोरों के मैं मिसाल है, मैंने काम किया उनके साथ स्टैंडर्ड चार्ट में, ब्रिटिशर्स के साथ और ऑस्ट्रेलियन के साथ। एक तो उनके गोल्स होते हैं, मैंने वहाँ से सीखा है, वहाँ से भी पूरा गोल कि भाई मैंने इस साल ये करना है। अच्छा वो मुझे याद है मेरा बॉस था, डस्टिन नाम था, कहता है उस्मान कम हियर, मैंने कहा यस,
हम ये बात है 2008 या 2000, उस वक्त ऑनलाइन हमें इतना पता ही नहीं था। कहते कम एंड सिट है, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग? कहता है आई एम बुकिंग माई टिकट्स फॉर थाईलैंड फॉर जून। अब वो खड़ा कहाँ पे है? दिसंबर में। अच्छा, फिर बैठ के कट किया, मुझे बताओ ये है वो, पूरा मुझसे एडवाइस। मैंने कहा आई हैव नेवर बीन टू थाईलैंड बट यू नो यू हेल्प मी आउट। अच्छा वो हो गया। फिर कहता है नाउ आई एम गोइंग टू बुक माई टिकट्स फॉर माई क्रिसमस हॉलीडेज इन दिसंबर। मैंने कहा या अल्लाह, ये तो 12 महीने अभी। कहते नो, आई हैव टू प्लान सो दैट आई एम, सारा स्केड्यूल पहले से डिजाइन करना, यही तो मैनेजमेंट है सर। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जो गोरा यहाँ 200 साल हुकूमत करके गया है, तो मैंने तो गोरे के साथ काम किया है, वो डिजर्व करता है क्रेडिट। ऐसे नहीं, मतलब डेफिनेटली। देखिए उसकी वजह है ना कि जब हमने मैनेजमेंट पढ़ी तो है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने ऊपर। सर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, आखिरी दिन सब बैठ के काम कर रहे होते हैं यार पहले से क्यों नहीं करते? नहीं आज सब रात बैठेंगे, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, एंड टाइम के ऊपर हमें सारी चीज़ें याद आती हैं और सारे काम करने होते हैं। उसमें कसूरवार मेरे ख्याल में अगर हम इस वाले चैप्टर का अगर करें तो वो उसमें हमने कसूरवार इसी को ठहराया सर काफ़ी हद तक। और हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बॉसेज हैं ना जी, वो पसंद भी ये करते हैं कि रात को देखो मुझे कितना मेहनती है, रात 9:30 बजे ईमेल कर रहा है। अच्छा, दूसरा बंदा जो टाइम पे 9 से 5 काम करके जा रहा है, यार इसके साथ घड़ी मिला लो। हमारे यहाँ अच्छा गोरा इसको बहुत बुरा समझता है। उफ, अगर आप ऑफिस के बाद बैठते हैं, वो कह रहे हैं कि यार यू हैव टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, व्हाई आर यू सिटिंग आफ्टर द ऑफिस? मुझे तो कहा 1-2 दफ़ा, व्हाई कांट यू मैनेज योर वर्क इन द ऑफिशियल टाइम? हमारे यहाँ उल्टा चक्कर है। वो जो उसको अप्रिशिएट कर रहा है ना रात के 9:30 बजे वाला, वो खुद भी असल में उसी चीज़ का शिकार है। वो भी उसी चीज़ का, देखें जो ISO है वो भी वहीं से निकली है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल्स हैं उसमें एक्चुअली गलती से हमारी भी ट्रेनिंग हो गई थी 9001 और ISO 14001, ये जो पूरे थे सर्टिफिकेशन में, उसमें वो क्या चीज़ सिखाते हैं? यही तो सारा कुछ सिखाते हैं, मैनेजमेंट ही तो सिखाते हैं। हमने मैनेजमेंट, अगर 5 बजे के बाद आपके 5 मिनट लग रहे हैं तो भाई वो 5 मिनट क्यों लग रहे हैं? वो 5 मिनट में आपके AC चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, कंप्यूटर चल रहा है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट करें तो आप कंपनी को लॉस में लेके जा रहे हैं, ना कि प्रॉफिट में। बिल्कुल, प्रॉफिट में तो वो लेके जा रहे हैं 9 to 5 के अंदर आप सारे काम को क्लोज कर रहा है। बिल्कुल। अब मैं बैंक में होता था सर, वो नमाज की ब्रेक है, मैंने कही नमाज पढ़ ले। वो चप्पल पहन के आस्तीने चढ़ा के पूरे 1-1.5 घंटे तक घूमे जा रहा है। नमाज हो चुकी है लेकिन वो भाई अपने प्रोफेशनल अटेयर में दोबारा वापस आ जाओ यार। सही बात है, क्या हो गया यार? वही कैजुअल स्टाइल में ये नमाज पढ़नी थी, टोपी भी पहनी हुई है साथ में। मैंने कहा यार वो 10 मिनट 15 मिनट आपने नमाज किया, आधा घंटा खाना किया, आपको 1 आवर का ब्रेक मिलता है। तो हम लोग जो है उसको वो बस मिसयूज और मिसमैनेजमेंट की तरफ हम लेके जा चुके हैं। बिल्कुल सही कहा, मिसमैनेजमेंट उसके ऊपर लेके जा चुके हैं। और जिस तरह से आपने एग्जांपल्स दी कि HR के हवाले से माशाल्लाह जिस तरह से आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी है, आप काम भी कर रहे हैं और उसमें हायरिंग भी आप करा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी नेकियां आप ऐसी कमा रहे होते हैं कि लोगों को आप हायरिंग जब कराते हैं, उनको जॉब दिलवाते हैं, लेकिन उस जॉब के ऊपर भी उल्टा खुद ही हर्ट होना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा केसेस बहुत सारे हुए हैं कि आपने एक के लिए बात करी, आपने अपनी बात भी खराब कराई। बिल्कुल, आपने दूसरे लफ्जों में खराब मैं ही हुआ। वो बंदा जो है, मतलब आप सोचे वो ही डिडंट टर्न अप फॉर द इंटरव्यू। ऑफिस में 2 दिन आया, तीसरे दिन भाग गया और फिर 3 महीने बाद दोबारा जॉब दिला दें। अब तो मेरा एक रूल है सर कि जब मैं किसी को हायर करवाता हूँ ना, तो देखें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन 3 चीज़ें बोलती हैं कि भाई मुझे एजुकेशन ये मिनिमम होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए जी, और स्किल सेट ये होना चाहिए। मैंने एक चीज़ उसमें ऐड कर ली है जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताती, दैट इज़ एटीट्यूड। मैं उसको बहुत वेटेज देता हूँ कि एटीट्यूड कैसा है उस बंदे का। सर उसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिए मेरी तरफ से। बताइए सर। उसमें ये ऐड कर दें कि मिनिमम जो है ना, अगर आपने जॉब खुद छोड़नी है तो उसमें अप्रॉक्सीमेट कम से कम 30 डेज से पहले आप नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ेंगे तो कोई ना कोई फाइन पे करवा दें। बिल्कुल, ये आपने अच्छा बोला। ये जरूरी है जी, जी, जी। क्योंकि सामने जो है वो बात खराब हो रही है, सामने उसका ये मेरे ख्याल में जो एटीट्यूड है ये कोई अच्छा नहीं है, मैनर्स के अगेंस्ट है ये। सर ये एथिक्स प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ, नॉन प्रोफेशनलिज्म के अंदर ऐसे पर्सन्स को तो दोबारा कहीं बंदा सर मैं तो ब्लैकलिस्ट कर लेता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली ऑन एयर बोल रहा हूँ, एक बंदे की जॉब करवाई ₹1,00,000 की और बड़ा खुश उस्मान भाई आपने ये वो, फिर 1 महीने के अंदर उसके वॉइस उठाने लगे, सर यहाँ तो बड़ा हार्ड वर्क है, यहाँ तो मैं सांस भी नहीं ले सकता, बहुत प्रेशर है, ये है वो। मैंने कहा आपका प्रोबेशनरी पीरियड है, आप मेहनत करो यार, आप पे प्रेशर डाल रहे हैं वो ताकि आपको फिर वो कंफर्म करें। खैर मेरी फीस भी इन्वॉल्व थी उसमें। जी जी। फिर उसका मुझे मैसेज आया छोटी ईद पे, सर वो मैं ईद के बाद ना गायब हो जाऊंगा। तो मैंने ओनर को बता दिया कि ये ईद के बाद
क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी। डेफिनेटली। अच्छा, वो बंदा गायब हो गया, ओनर ने बाकायदा ईद पैकेज भी दिया स्टाफ को, वो भी ले गया एंड गॉन, सैलरी भी ले गया। उसके 1 महीने बाद मुझे कह रहा है उस्मान भाई मैं उनसे बोले मैं वापस आ सकता हूँ। अब मुझे पता है ट्रू मच रॉन्ग। उस्मान भाई यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, प्लीज सर, प्लीज। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद व्यूअर्स चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, इजाज़त चाहूँगा और उसके बाद वापस हम उस्मान भाई से फिर रिकंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। उस्मान भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाह रहा था, जो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा था, जो मैंने अपने बॉसेस से सीखा था ड्यूरिंग द जॉब ड्यूरेशन, उसमें ये होता था कि जब तक आप प्रेशर में काम नहीं करेंगे ना, आपको जॉब का काम का मजा ही नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसी। और वो एक ऐसी आदत बन चुकी है कि जब तक काम का प्रेशर ना हो, हमें काम करने में मजा ही नहीं आता। आई एग्री। और आजकल की जो जनरेशन या लोग हैं, ज्यादातर वो कहते हैं जॉबलेस और काम का प्रेशर तो हम काम नहीं कर सकते। आपको मैंने वॉइस नोट सुना दिया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो हमारे अंदर वो चीजें क्यों आ गई कि हमारे ऊपर जब तक फुल प्रेशर ना हो और रिलैक्स मोड में तो हमारे से काम भी नहीं होता, जो सच्ची बात है। रिलैक्स मोड में हमारे से नहीं होता काम, जब तक फुल प्रेशर के अंदर हम काम ना करें, और काम करने का मजा ही उसी वक्त आता है। बिल्कुल। तभी आपकी आउटपुट नजर आती है, परफॉर्मेंस नजर आती है, बल्कि अंदर से माइंड बड़ा रिलैक्स हो जाता है। ओ वाओ, हमने ये अचीव कर लिया, आज के दिन में ये भी अचीव कर लिया, ये वाला काम भी कंप्लीट कर दिया, ये कोटेशंस भी बना दी, ये इन्वेस्टमेंट भी बन गई, ये वाली बड़ा अच्छा लगता है, ये भी मीटिंग्स कर ली, बड़ा सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। एक अगर किसी दिन काम नहीं है तो उस दिन लेजी हो जाते हैं, जबकि वो लोग कहते हैं कि जिस दिन काम नहीं है वो उनका सबसे अच्छा दिन है, और जिस दिन काम है तो वो कहते हैं सांस लेने। सर हम मैं और बिजनेस कर रहे हैं ना सर, वो जॉब कर रहे हैं, ये फर्क सर हमने भी तो जॉब की है ना, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम बिजनेस के ऊपर आए, हम भी जॉब्स करते हुए आए। तो उस जॉब ड्यूरेशन के अंदर भी तो हमने प्रेफर तो अपने प्रेशर को लिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसी से हमने लर्न किया है। बिल्कुल। अगर मैं व्यूअर से यही कहना चाहूंगा कि आज उस्मान भी अगर इस सीट पे मौजूद हैं, आज उस्मान भी अगर इस स्टेज के ऊपर मौजूद हैं, तो वो ऐसे नहीं आए, वो वही उनकी हार्ड वर्किंग है, वही एक जॉब का ड्यूरेशन है, वही वर्किंग है, उसी की वजह से तो आज माशाल्लाह इस लेवल पे बैठे हुए हैं, इस जगह पे बैठे हुए हैं। तो वही चीज़ अपनानी होगी, वही चीज़ हमें लानी होगी अपने अंदर, तभी वो सक्सेस हमें मिल सकती है जो माशाल्लाह आज उस्मान भाई के पास मौजूद है। ज़फ़र भाई यकीन कीजिए, ये जो आपने बातें की या जो मैंने भी की, हमारा मकसद किसी को डिसहार्ट करना नहीं है। नेवर। हमारा मकसद ये है कि लर्न फ्रॉम पीपल्स मिस्टेक्स। डेफिनेटली। दूसरा ये कि मैंने जब बिजनेस अपना एंटर हुआ तो पहले सारी बात है, नेटवर्किंग आपको खुद करनी पड़ती है, आपको खुद जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। 1 साल तक मैंने बहुत अंत तक मेहनत की जी। अच्छा, फिर मैंने सोचा यार ये लोग कह रहे हैं हाँ मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बताएंगे। सेकंड ईयर से मेरी सक्सेस शुरू हो गई जब लोगों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। यही तो होता है जी। उस्मान, एक FPCCI साउथ की कमेटी थी HR की, उन्होंने मुझे खुद ऑफर की कि आप हमारी कोर कमेटी के मेंबर बन जाएं, विच इज़ अ वेरी ऑनर फॉर मी। फरीद गनी भाई ने मुझे बुलाया। इसी तरह एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल नेटवर्क का प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई 2 लाख मेंबर हैं। उनके जो फाउंडर है उन्होंने कहा आप हमारे स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र बन जाएं। मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया। फिर एक HR पिनिकल अवार्ड्स हो रहे थे, उसमें उसके जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो मेरे सीनियर भी थे, बड़े अच्छे साहब हैं, अशर सईद साहब। उन्होंने कहा कि इस अवार्ड की होस्टिंग तुम कर दो। माशाल्लाह। वो मैंने की। तो उसमें डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जो एक्स गवर्नर स्टेट, जी बिल्कुल, इशरत बात जी, उन्होंने मुझे बाकायदा उसका एक्नॉलेज किया, अवार्ड भी दिया। माशाल्लाह। तो आपकी सक्सेस तब होती है। फिर आपने भी भाई बताया, खुद बुलाया मुझे। बिल्कुल ऐसे ही 100%। तो आप व्हेन पीपल स्टार्ट कॉलिंग यू ना, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार नाउ यू हैव मेड एन मेरे अंदर कुछ एबिलिटी आई है, इंप्रेशन आ गई कि अब आपको लोग बुला रहे हैं। आप लोग बुला रहे हैं पहले, लेकिन उसके लिए खुद आपको जाना पड़ेगा, लोगों के पास स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको अपनी ईगो को नीचे रखना पड़ेगा। 100%। जी 100%। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। और देखें, डाउन टू अर्थ में होना पड़ता है। बिल्कुल। और यही हमारे लिए और हमारे मजहब का हिस्सा भी है, और ये खुदा को भी पसंद है। बिल्कुल। डाउन टू अर्थ ही खुदा को पसंद है। यहाँ तक तो हमने सारी वो चीज़ें की हैं उस्मान भाई, लेकिन जिस तरह से माशाल्लाह बट फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, बट्स को तो ये होता है कि खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। जी मैं भी, लेकिन मैं कराची में रहा हूँ सारी ज़िंदगी। पैदा तो लाहौर में हूँ लेकिन सारी ज़िंदगी कराची में रहा हूँ, तो उस किस्म का तो शौक नहीं है। लेकिन मैंने देखा है लाहौर में, भाटी गेट में और गुजरावाला में किस तरह बट खाते हैं। जी माशाल्लाह। उस तरह तो मैं नहीं खा सकता लेकिन ये है कि फिर भी शौक है खाने का। लेकिन देखिए, खाने के शौकीन जो है ना, उसका मतलब नॉट
आई एम सेइंग अबाउट द क्वांटिटी, दैट्स कॉल्ड द क्वालिटी। यानी कि अगर किसी डिश के बारे में मालूम करना है तो किसी भट्ट साहब से पूछ लें, भट्ट साहब कौन सी डिश कहाँ पर अच्छी मिलेगी, हाँ, वो बता देंगे आपको कि ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी। तो आई एम प्रेफरिंग दैट कि ऑन द क्वालिटी एंड, तो वो माशाल्लाह एक है। हाँ, शौक तो है। खास तौर पे चावल तो मेरी कमजोरी है, लेकिन आजकल पेट अंदर करना चाह रहा हूँ तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को मैंने रोका हुआ है। सबसे बड़ी मेरी जो जिहाद है मेरा वो चावल से है। चावल होता है और मैं अब ये कि मैं थोड़ा सा लेके ना खाने में डाल लेता हूँ ताकि वो एक क्रेविंग ना आए, लेकिन चावल मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। जबरदस्त। तो अगर वहाँ पर लाहौर जाना पड़े और वहाँ पर फिर वही दोस्तों में पुराने उसमें बैठना पड़े तो फिर तो कंट्रोल नहीं होता होगा। शुक्र है मैं 6-7 साल से गया नहीं, लेकिन अब जाना पड़ेगा मुझे। अब जाना पड़ेगा। तो मेरे में इसलिए प्रैक्टिस जो है पहले से शुरू कर दी आपने कि वेट लूज कर लूं। देखिए सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ मैनेजमेंट में आपकी हेल्प भी आती है। डेफिनेटली आती है, 100% आती है, 100%। नहीं माशाल्लाह आपने वैसे ही ऑलरेडी अपने आप को बहुत ज़्यादा मैनेज किया हुआ है। उस्मान भाई कैसा चल रहा है इस वक्त बिजनेस में? आप चूँकि मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी अदा कर रहे हैं, उसमें बिज़नेस के अंदर भी कर रहे हैं, बिज़नेस के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी आप हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका किस में, अपने बिजनेस में जाता है या? जब से बिजनेस शुरू किया तब तो मेजॉरिटी टाइम उसी में ही जा रहा है, लेकिन मैं आई ऑलवेज बिलीव कि थोड़ा सा एक मी टाइम इंसान को अपने लिए निकालना चाहिए जी, क्योंकि जो आपको रोज़ी अल्लाह ने लिखी है वो तो मिलेगी जी। आप उससे ज़्यादा अगर आप स्ट्रगल करोगे तो वो रोज़ी तो आपको उतनी मिलेगी, लेकिन अपनी हेल्थ ख़राब कर लोगे। हेल्थ ख़राब कर, ठीक है जी। तो ये मैंने रियलाइज़ किया, एकदम नहीं हुआ। और मैं रेगुलर स्विमर भी हूँ जी, माशाल्लाह। स्विमिंग करता हूँ, पार्क में वॉक भी करता हूँ। आजकल गर्मी इतनी हो गई है तो उसको ज़रा मैंने कम कर दी, लेकिन स्विमिंग बढ़ा दी है। बिल्कुल सही। तो आपके हाथ पैर चलते रहने चाहिए आपको, स्पेशली आफ्टर 45, आई एम 48, तो आपको यू नो एरोबिक जिसमें आपका सांस फूले। अच्छा माशाल्लाह, लग नहीं रहा आप कहीं से 48। थैंक यू सो मच जी। नो डाउट। अब मैं कहीं मीटिंग में जाता हूँ किसी कंपनी में तो कहते हैं सर वो 2nd फ्लोर पे चले जाएं, ये लिफ्ट है। तो मैं ऑन एयर बता रहा हूँ 90% मैं कहता नहीं, मैं सीढ़ियाँ का है मैं ऊपर जाऊंगा, मुझे ताकि आपका पसीना निकले, बिल्कुल सांस फूले। बिल्कुल सही। और हम ये ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं कि आपका सांस फूलना जरूरी है ताकि आपका हार्ट भी स्ट्रांग रहे और आपके लिए वो जरूरी है। बिल्कुल। ट्रेनिंग जब मैं कराता हूँ 9 to 5 तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई एम वॉकिंग एंड मूविंग अराउंड। मैं बैठा हुआ नहीं होता कि कहीं बैठ के चीजें कर रहा हूँ। तो आपको एक्टिव रखना अपने आप को बहुत जरूरी है। पहले जो एक दौर के अंदर माइंड साइंस के अंदर कराया जाता था, उसमें क्लासेस जो होती थी वो डिफरेंट वेज में, वो डिफरेंट एंगल्स के अंदर बैठ के फिर वो क्लासेस अटेंड की जाती थी। जी। कोई मोमबत्ती के ऊपर फिर जी वो आज भी मैं कराता हूँ। आज भी कराते हैं माशाल्लाह। मैंने कराई है। उसका जरा थोड़ा सा हमें कोई 1-2 मिनट का अगर बता दें। मैंने एक बहुत बड़ा होटल चेन है, मैरिट होटल, उन्होंने कहा कि जी हमारी टॉप मैनेजमेंट को आप ये स्ट्रेस टेक्निक सिखाइए। जी जी जी। बड़ा उन्होंने बुला के बड़ा इंटरेस्ट शो किया। तो बातों बातों में उन्होंने कहा ये हमारा लर्निंग सेंटर है, हम इधर यहाँ ना इधर कुर्सियाँ हटा देंगे और जी 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 फर्शी कर देंगे ये वो। फिर एकदम मुझे ख्याल है, मैंने कहा यार आप ऐसा करें, अगर आप वाइड, अच्छा दिसंबर का टाइम था, सर्दी भी थी जी बिल्कुल। मैंने कहा किसी पार्क में चलते हैं सुबह 7 बजे, जबरदस्त ट्रैक सूट पहन के वहाँ मैट्स लाइएगा जी, और वहाँ क्यों नहीं करते योगा स्टाइल में? वाई डोंट वी एंजॉय नेचर इंस्टेड कि यहाँ पर? तो उन्होंने कहा यार, मैंने कहा लेट अस डिस्कस द आइडिया। उन्होंने अपने जीएम से बात की, उन्होंने कहा आई लाइक द आइडिया, हम वहीं पर ही अपने वेटर्स भी ले जाएंगे, वहीं पे वो फ्रूट जूस का स्टॉल भी लग जाएगा। और तो सारी एक्सरसाइज हमने उधर की। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, यकीन कीजिए सर, कि जब आए सब लोग तो मैंने कहा यार अपने जूते और जराबे उतार दो। नहीं यार ये क्यों, हमारे ओस पड़ी हुई है, पैर गंदे हो जाएंगे, मिट्टी गीली है पैर। मैंने कहा जी अगर यहाँ पर आए तो यू हैव टू फॉलो मी डेफिनेटली। उसके बाद मैंने कहा आप यहाँ से वहाँ तक मोबाइल इधर ही छोड़ दें, यहाँ से वहाँ तक वॉक करें एंड कम बैक और ऑब्जर्व एवरीथिंग। हरियाली की खुशबू सूंघे, चिड़ियों की यू नो जो बातें हैं वो सुने, ऑब्जर्व एवरीथिंग। फिर वापस आइए, फिर हम मैट पे बैठेंगे। सही। अच्छा जब वो वापस आए तो मैंने कहा अब आप जराबे पहने और मैट पे बैठ जाएं। कहते हैं सर वो जराबे अगर ना पहने तो कैसा रहेगा? अच्छा लग रहा है। और पहले कह रहे थे कि जी हम उतारेंगे नहीं। मैंने कहा आपका चूंकि कनेक्शन हो गया ना नेचर से, तो अब नेचर आपको बुला रही है, आपको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैंने वही बात है कि हम नेचर से दूर हो गए। जी हाँ जी हाँ। नेचर बुलाती है हमारे पास कि भाई आओ अपना सारा स्ट्रेस मुझे दे दो। हम कहते हैं नहीं, हमें मोबाइल में जाना है। आर्टिफिशियल क्या वो आदी होते जा रहे हैं ना, और कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें कुछ भी देखना है तो भाई 4K भी हमें इसमें नजर आ रहा है, अब तो 8K भी इसमें नजर आ रहा है। कल को यू नो टेक्नोलॉजी ऐसी हो जाए कि नेचर की खुशबू और बारिश की जो
पता चले जो गीलापन है वो भी टीवी से आ रहा है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो जो 6D मूवीज में, हाँ 6D या 8D हो, उसके अंदर जो दिखाते हैं ना कि वाइब्रेशन भी हो रही है, तो जी सब जी जी कुछ जी हो रहा जी, है, वो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो वही हाँ, सिचुएशन हो कि जाएगी। हर बंदा अपने कमरे में तक महदूद हो जाएगा और बस ऑफिस भी वही होगा, उसी में सिस्टम लगवा सिस्टम। लेगा। हाँ, तो ये कोई लाइफ है मुझे बताएं? नो लाइफ डेफिनेटली 100% एग्री। हाँ। उस्मान भाई, लास्ट में चूंकि प्रोग्राम एंड पे है, लेकिन हम एंड करने का दिल नहीं कर रहा ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम, कोई मैसेज जो व्यूअर्स को और प्लस अपने फॉलोअर्स को देना चाहें आप? देखें, हम भी आपके फॉलोअर्स में आते हैं। नहीं, बात सिंपल है कि वेरी सिंपल, मैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट का हूँ। नंबर 1, अपने लाइफ के गोल्स आपके होने चाहिए। आपको फाइनेंशियल गोल्स हैं, चाहे आपके करियर के गोल्स हैं आपके, या फैमिली के गोल्स हैं आपके, या अपनी स्किल्स को डेवलप करने के गोल्स हैं आपके। मैं आपको नॉट एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बात कर रहा हूँ, आपको अपने 25 साल का निचोड़ बता रहा हूँ। बिल्कुल सही। वो इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता जिसके कोई गोल्स ही ना हो, जो एमलेसली चलता रहे और बोले कि जी मेरे सारे गोल्स इधर हैं, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। वो सिर्फ जो है ना दरिया के साथ बहता रहेगा। अपने गोल्स को कहीं लिखें, आपके टॉप 3 गोल्स क्या हैं, टॉप 4 गोल्स क्या, और कहीं उसको चिपका लें। और ऐसी जगह पे, चाहे वो ऑफिस में हो या घर पे हो, जिसको आप बार बार उसको आप देखते रहें, और उसके साथ एक टाइमलाइन ज़रूर दीजिए कि ये गोल मैंने इस टाइम तक अचीव करना है। बिल्कुल सही। आप देखिएगा आपके अंदर खुद ही फुर्ती आएगी कि यार ये क्या मैंने लिखा हुआ है, अब तो मुझे काम करना पड़ेगा। और जिस दिन आप उस गोल को काटेंगे ना और आगे डी लिखेंगे कि डन, आपको जो सेटिस्फैक्शन होगी ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो आप अपने गोल्स बनाना सीखिए, लाइफ में प्रायोरिटीज़ बनाना सीखिए, और जब आप गोल बनाएंगे, प्रायोरिटीज़ बनाएंगे, तो एक्शन आपका खुद ब खुद स्ट्रैटेजी बन जाएगी। अब मुझे इस पर कैसे करना है, किसको मिलना है, किस तरह टाइम को डिवाइड करना है। अदरवाइज अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो ये जो मोबाइल है ये आपको जो है कहीं का नहीं छोड़ेगा, ठीक है जी। और फिर टाइम हाथ से निकल जाएगा, और कहते हैं ना कि टाइम एंड रनिंग वाटर्स वेट फॉर नोबडी, किसी का इंतजार नहीं करता। वक्त जब निकल गया हाथ से तो फिर आप वो उसी में चले जाएंगे रिग्रेट मोड में, काश कर लेता, काश ऐसा हो जाता, फिर ब्लेम गेम में चले जाएंगे कि उसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया। तो टेक ओनरशिप एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारा मैसेज। लास्ट में इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ कहना चाहें सर आप? सर बहुत अच्छा आपका ये इनिशिएटिव है, आप यू आर एन एक्सीलेंट होस्ट। आप अपने मेहमान को बड़ा कंफर्टेबल करते हैं, पहले से ब्रीफ करते हैं, और आपने बहुत स्मूथ तरीके से इसको कंडक्ट किया, क्योंकि आप खुद बाशूर आदमी हैं, बिजनेसमैन है, आपने कितने लोगों से डील किया होगा। एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ आके, एंड आई ऑनेस्टली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, मैं इंशाल्लाह इस वादे के साथ उस्मान भाई को इजाज़त दूंगा कि नेक्स्ट टाइम सून जो है हम दोबारा इनको मदऊ करेंगे अपने प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत सारी डिस्कशंस हमारी रह गई हैं जो हमें ज़रूर एक एपिसोड और करना पड़ेगा। इजाज़त चाहूँगा इस वादे के साथ कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।